बेटा शांत रहो। हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे यूसीएम के। सभी लोग देखो सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो नजरें बोर्ड पे रखिए और समझिए, ठीक है। सवाल क्या है? टू पार्टिकल्स, समझना, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी मूविंग ऑन अ सर्कल इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है, विद द स्पीड्स 0.7 एंड 1.5। इस पार्टिकल की स्पीड है 0.7 मीटर पर सेकेंड और इस वाले की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे कोलाइड? अगर सर्किल का रेडियस 5 मीटर है तो कितने टाइम के बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे? सवाल समझ गए? दो पार्टिकल्स हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी देर बाद क्या करेंगे? टकराएंगे। अच्छा, जब टकराएंगे तो मान लो कि इसने टकराने से पहले d1 डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने टकराने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? d2 डिस्टेंस ट्रेवल की। भाई स्पीड अलग अलग है ना, और स्पीड अलग अलग है मतलब जो तेज जा रहा होगा वो ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा और जो स्पीड इसकी कम होगी वो कम दूरी ट्रेवल करेगा ना भैया। कहाँ ध्यान? तो लेट एट टाइम t both will collide, सही है। तो पहले d1 डिस्टेंस निकाल, देखिएगा d1 डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू इनकी स्पीड इनटू टाइम, और d2 डिस्टेंस क्या है? स्पीड 1.5 इनटू टाइम। और ये दोनों डिस्टेंसेस, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना, तो ये दोनों डिस्टेंसेस का सम कितना होगा? 2πr, सही है। तो d1 की जगह 0.7t की जगह 1.5t, 2 इंटू 22/7 इंटू 5, इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में? आगे आ जाओ। हो गया? चलो अच्छा अगला देखो, बातें नहीं करो बेटा, इधर ध्यान दो। सवाल है, अ बॉय, सुना, अ बॉय इज whirling a stone tied to one end of a string in a horizontal circle of radius 2 meter। एक लड़का जो है पत्थर घुमा रहा है 2 मीटर के रेडियस पे, मतलब लेंथ या रेडियस कह लीजिए आप कितनी है स्टार की? 2 मीटर, ठीक है। द सर्कुलर प्लेन इज एट 5 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से 5 मीटर की ऊंचाई पे है ये सर्कुलर जगह जहां ये चीज घुमाई जा रही है, ठीक है। The string suddenly breaks and the stone moves along the tangential line of a circle and falls at the horizontal distance 10 meter। पत्थर जो है एक घुमाते 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 वो धागा टूट जाता है और पत्थर जो है जाके दूर गिरता है 10 मीटर। 10 मीटर दूर जाके पत्थर गिर जाता है, सही है। तो सवाल क्या है? फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है लेकिन मास नहीं दिया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, वो एक्सेलरेशन निकालो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? v² डिवाइडेड बाई r, सही है। देखो भैया, तो v² r लगाना है तो हमें रेडियस तो पता है कितना है 2 मीटर, हमें ये नहीं पता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है। अगर वेलोसिटी पता चल जाएगी तो v² r से
सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये वाला हिस्सा देखो आप लोग, तो प्रोजेक्टाइल, इतना हिस्सा देख रहे हो क्या है? प्रोजेक्टाइल है, और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चक्कर लगा रहा होगा उसी उसी वेलोसिटी से तो यहाँ गिरा होगा जाके, मतलब पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी नीचे जाने की, वही तो उसके चक्कर लगाने की वेलोसिटी होगी भाई, सोचो ना, उसी वेलोसिटी से गया वो। तो टेक्निकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये जब इधर गया, वही वेलोसिटी पता कर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कितनी दूर गया है पार्टिकल? 10 मीटर दूर गया है पार्टिकल, ठीक बात। हाइट कितनी है? 5 मीटर। अब हमको बताओ इक्वेशंस प्रोजेक्टाइल की, पहले लगाओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह लिखो h, तो u की जगह क्या लिखोगे? ui। a की जगह क्या लिखोगे? ay टी स्क्वायर। h कितना है अपने पास? 5। ui वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0 प्लस हाफ, और ay क्या होता है? जी, तो 5 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकंड के बाद वो पत्थर गिर जाए। अब ये तो हमने हाइट का इस्तेमाल किया है, s इक्वल टू यू टी यहाँ पे होगा, है ना। अब हम लोग फिर से इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर अब की बार हॉरिजॉन्टल रेंज के हिसाब से काम करेंगे, x के रिस्पेक्ट। तो s की जगह आपकी क्या लिखोगे? r, तो u की जगह क्या लिखोगे? ux हो जाएगा। p, a की जगह क्या हो जाएगा? ax, और ax 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये 0 हो जाएगा, तो r इक्वल टू ux। समझ में आ रहा है? ux की जगह वही b हमें पता ही करना है, रेंज कितनी है, कितने टाइम के बाद, वेलोसिटी कितनी आ गई। अब b स्क्वायर बाई r लगा तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। नहीं समझ में आया? 10 का स्क्वायर बाई 2 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर मास दिया होता तो F इक्वल टू में लगा देते। हाँ, अगला सवाल देखिए। हाँ बेटा, सवाल है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ व्हीकल कैन टर्न। कितनी मैक्सिमम रफ्तार से व्हीकल टर्न ले सकती है 30 मीटर के रेडियस पर, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 का है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था टर्न लेने के लिए? √μ s g r। तो केवल फॉर्मूले में रखना ही है, 0.4 इंटू 10 इंटू 30। सॉल्व कर दोगे इसको, डबल क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला बताया था। एंगल ऑफ बैंकिंग का भाई ये वाला tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, बताया था नहीं वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसी पे एक सवाल जो है सब लोग देखो। सवाल क्या है? एक रेलवे ट्रैक, इधर नजर बोर्ड रखिएगा, एक रेलवे ट्रैक का आउटर, इधर देखिए ना, आउटर रेल हिस्सा कितना उठा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इनर वाला। तो समझे नहीं क्या बोला? एक रेलवे ट्रैक का आउटर वाला हिस्सा कितना उठा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इनर वाला। मतलब ये एंगल आप लोग जो है सोचो, ठीक है, कितना उठा होना चाहिए ये हिस्सा
अगर दोनों रेलवे ट्रैक्स की दूरी जो है वो 1 मीटर की है और एक ट्रेन को 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 15 मीटर के रेडियस का टर्न लेना है। सवाल फिर से समझ लेना, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के हिसाब से कितना उठा होना चाहिए अगर एक 150 मीटर से आ रही ट्रेन को 15 मीटर का क्या लेना है, टर्न लेना है। कर लोगे? मतलब भाई सबसे पहले क्या सोच रहे हो, हमको ये बताओ कि ट्रेन को टर्न करने के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, b² r, और इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से जो tan थीटा है वो h/1 है, परपेंडिकुलर बाई बेस। नहीं समझ पाए? तो h इज इक्वल टू b की जगह 150 लिख दो और रेडियस की जगह 15 इंटू जी, सॉल्व कर लेना है। नहीं समझ में आया? आसान तो है, बड़े। चलो अगला देखो। बातें नहीं करो भाई। अगला सवाल है, बेटा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है 1 मीटर, पार्टिकल का मास है 1 किलो और ये पार्टिकल जो है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, resultant centripetal force after 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट कवर कर, मतलब कह लो कि यहां से लेके यहां तक के बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। इसको 1 सेकेंड कह दो या इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, इसको D कह दो, तो आप A to B और फिर सेकेंड पार्ट में निकालो A to C। सवाल समझ गए लोग? पहले A से B जाने पर रिजल्टेंट फोर्स, फिर A से C जाने पर रिजल्टेंट फोर्स। कौन बताएगा? चलो भाई हिमांग भैया बताओ, A से B जाने पे रिजल्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट होगा। हाँ, A से B तक जाने पे रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। कर पाओगे हिमांग की बताएं? हाँ बता रहे, ट्राई करोगे? क्या सोच रहे हो पहले तो ये बताओ। हाँ थीटा 90 हो जाएगा, फिर अच्छा आओ देखो जरा सब लोग, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, mv² डिवाइडेड बाई 1 × 1/1, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे A पे, सही है। B पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे भी तो 1 न्यूटन ही होगा। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे?
अरे 90 डिग्री है, पाइथागोरस से निकल आएगा अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2 न्यूटन का फोर्स आ गया रिजल्टेंट। सही है। अब हमको बताओ ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। 0 क्यों? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट अच्छा ठीक, आओ उधर देखो। आप लोग सब लोग एक मिनट ये देखो, बस हम क्या कह रहे हैं कि एफ ए फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब बात तो सही है ना? सही, ठीक है, समझ गए सब लोग? अगला क्वेश्चन देखो। ये हटा दें। इधर ध्यान दो, सवाल क्या है? टू balls A and B of equal mass 1 kg are tied to strings। देखो एक डायग्राम बनाया है इन्होंने, ठीक है? सुनो बेटा, दो बॉल्स दिख रही होंगी ए और बी, दिख रही है? इनके मासेस बराबर हैं, 1-1 किलो की हैं, ठीक है? 1-1 मीटर लंबाई वाली स्ट्रिंग से इनको जोड़ा गया और घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल पे, वर्टिकल नहीं। द लीनियर स्पीड ऑफ बॉल बी इज 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? लीनियर स्पीड 4 दी हुई है। अब आगे सुनो। फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स पे हमें तनाव पता करना है, T1 और T2। दूसरे केस में विच स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट ऑन इफ एंगुलर स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड। अगर ओमेगा इंक्रीज किया जा रहा है, कौन सी स्ट्रिंग पहले टूट जाएगी? ये वाली कि वो वाली? सही है। और तीसरा पार्ट कह रहा है what will be the maximum possible linear velocity of balls A and B if each string can bear a maximum tension of 27। तो A और B की लीनियर वेलोसिटीज क्या क्या होंगी अगर दोनों स्ट्रिंग्स 27 न्यूटन का तनाव झेल सकती हैं इंडिविजुअली, इफ ईच स्ट्रिंग कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 27। सवाल समझ गए हो? समझाइए बेटा। आओ अच्छा इधर देखो, हम समझा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, T1 T2 निकालना है हम लोग को। ये वाली जो स्ट्रिंग है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, इसका तनाव क्या है? इसका काम है ए को, मतलब ए के वजन को झेलना, और इसका काम किसके वजन को झेलना है? बी के वजन को झेलना है। सही है। तो पहले तो हम लोग सिर्फ T2 पे काम करते हैं, ये T2 पे। अच्छा, टेंशन से ही तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिला होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टेंशन से ही क्या मिलता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वाली तो पता है,
इसकी वाली तो वेलोसिटी हम लोग को पता है, इसकी वाली देखो बात समझना, एक सर्कुलर मोशन में अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर दोनों ही जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, या तो इस वाले की वेलोसिटी से ये वाले की वेलोसिटी पता कर लें, क्योंकि रेडियस भी पता है भाई। v इज इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला जानते हो ना, v की जगह क्या लिखोगे 4 ओमेगा, और इस वाले का रेडियस कितना है 1 + 1 2, तो 2 रेडियन पर सेकंड की क्या आ गई ओमेगा। अब इसी ओमेगा से और 1 मीटर के रेडियस से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू ओमेगा लगाओगे, नहीं समझ पाए, या फिर इसी ओमेगा का इस्तेमाल कर लो ना। अब देखो टेंशन 2 विल बी मास 1 v की जगह ओमेगा आर लिख दो, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो फॉर्मूला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो मास की जगह लिख दिया 1, ओमेगा की जगह 2, और रेडियस कितना है दूसरे वाले का 2, ये आ गया 8 मीटर का तनाव, नहीं पता पड़ा। m ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला दिमाग में है, मास 1 है, रेडियस 2 है, ओमेगा हम लोगों ने v इक्वल टू ओमेगा आर से निकाल लिया। ओमेगा से निकालो चाहे इस वाले v से निकालो, बात वही है, लेकिन ओमेगा इसलिए निकाल लिया ताकि इसका v ना निकालना पड़ जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। अब इस वाले का तनाव, अब आप लोग ये देखो कि इस a की वजह से इस साइड एक तनाव क्रिएट होगा, इधर ध्यान दो यार, और बाहर भी तो एक मास घूम रहा है, तो इधर भी एक तनाव क्रिएट होगा, नहीं समझ पाए। अगर हिमांग बाबू केवल ये वाला हिस्सा घूम रहा होता, ए मास की वजह से सिर्फ ये वाला हिस्सा घूम रहा होता, तब तो तनाव केवल एक ही होता T1 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता, लेकिन इसके बाहर एक और स्ट्रिंग लगी हुई है जो इधर भी एक तनाव क्रिएट करेगी, जो इस तनाव को अपोज करेगी। तो नेट टेंशन क्या लगेगा ए पे नेट टेंशन क्या लगेगा T1 माइनस T2, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r क्रिएट होगा। नहीं समझ में आया, T1 अंदर T2 बाहर, तो नेट T1 माइनस T2 से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो गया। तो T1 हमें निकालना है, T2 हमारे पास 8 है, मास कितना है 1, फिर से mv²/r लगाने से अच्छा है हम क्या लगाएं m ओमेगा² लगाएं, मास 1 ओमेगा 2, इस वाले का रेडियस 1 है, तो T1 माइनस 8 इक्वल टू 4, T1 इक्वल टू कितना आ गया 12, सही है। इसको नहीं आया, सबको आ गया समझ में। अच्छा, कौन सी वाली स्ट्रिंग पे तनाव ज्यादा लग रहा है, ए वाली पे कि बी वाली पे? ए वाली स्ट्रिंग पे, यानी कि फर्स्ट में तनाव ज्यादा लग रहा है, कौन सी पहले टूटेगी? अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ए वाली पहले टूट जाएगी, तो ये सेकंड वाला आंसर भी हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, VA और VB बताइए अगर टेंशन दोनों स्ट्रिंग में कितना है 27, ये थर्ड पार्ट भी देख लो, वैसे कुछ करना है नहीं है, पहले T2 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि T2 में सीधा हम लोग को एक ही तो लगाना है। T2 से क्या क्रिएट होता है mv²/r, सुन रहे हो? T2 की जगह क्या लिखोगे 27 इक्वल टू मास 1, वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस कितना था उसका, तो 54 इक्वल टू v²√54 इक्वल टू क्या आ गया रेडियस। बेटा टेंशन 2 या रिस्पेक्ट 2 होगा, मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन निकालना क्या था हम लोग, मैक्सिमम पॉसिबल लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा होगी, तो तोड़ देगा उसको रबड़। फिलहाल इतना लिखो,
अच्छा देखो, दोनों स्ट्रिंग्स मैक्सिमम तनाव कितना झेल सकती है? 27। इसलिए देखो बात समझो, इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? तो अलग अलग लीनियर वेलोसिटीज होंगी, बात सही है। अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी डायरेक्ट निकालने चलेंगे तो हो सकता है ऐसी वेलोसिटी निकल आ जाए जो रस्सी को तोड़ दे। तो एंगुलर वेलोसिटी से काम करते हैं, ये डाले ना। देखना पहली इक्वेशन देखो, इसके हिसाब से क्या बनेगी? T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, सुन रहे हो, मास टू R2। अपना m कितना है? 1 ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना है? 2। तो ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर, रखे रहो, काम देगा। ठीक है, अब जरा इस वाली स्ट्रिंग के लिए तनाव पे काम करो। T1 माइनस T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, m ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या लिखोगे? 1 ओमेगा स्क्वायर और रेडियस कितना है? 1। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर, सही। अगर यहाँ 27 लिख दी तो खत्म हो जाना है खेल। अभी लिख मत देना। T1 इक्वल्स टू T2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और T2 किसके बराबर है? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो T1 इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया? T1 कितना दिया था? 27। तो ये आ गया 9 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अब ओमेगा को लिख दो, अब ओमेगा 3 आ गया। अब ओमेगा इसका भी 3 रेडियन पर सेकेंड ही होगा, इसका 3 रेडियन पर सेकेंड ही होगा। लीनियर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होगी। तो एक काम करते हैं भैया, v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स r होता है, तो va ओमेगा RA होगा। ओमेगा की जगह लिखा 3 और पहला रेडियस कितना था? 1। और BB क्या होगा? ओमेगा RB, ओमेगा की जगह लिखा 3, रेडियस की जगह क्या लिखा? 6 मीटर पर सेकेंड। एक की वेलोसिटी 3, एक की वेलोसिटी 6, जब तनाव कितना है? 27। नहीं समझ में आया? हटा दे। और बेटा ध्यान दो, अगला सवाल देखिए इसी में। A tube of length capital L is completely filled with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends। देखो एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर m मास का लिक्विड भरा है और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है? l। ठीक है, सुनो, एंड दोनों तरफ से बंद है ताकि वो लिक्विड लीक भी ना करे। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसको क्या कराया गया? और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, सही है। सवाल क्या है? कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर लिक्विड। तो पूरे लिक्विड में लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? ठीक, आओ देखो कैसे करेंगे। भैया देखो बेटा, जो आप लोग ऐसा समझिए कि जब ट्यूब में लिक्विड भरा गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, जिससे वो ट्यूब को हम मूव कराएंगे, गोल गोल चक्कर लगाएंगे। लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ, जिससे लिक्विड इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। पूरा का पूरा लिक्विड है ना, ये बात सोच पाए कि नहीं सोच पाए? फिलहाल हमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है ना। अब ये बताओ,
कि जो पानी भरा है, जो लिक्विड भरा है अंदर की तरफ, वो लिक्विड जो है, जैसे अभी तक क्या था, एक ऑब्जेक्ट था ये, इसका मास था m, ये कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था mv² डिवाइडेड बाई। अब ये मास जो है एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, दिख रहा है ये मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, इस जगह पे कंसंट्रेटेड, तो r दूरी पे mv² बाई r लग जाता था। लेकिन अब की बार अगर आप दिमाग लगाओ, बेटा इधर देखिए, बारिश को छोड़ दो भाई, बारिश तो होती रहती है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाएगा तो फायदा है। इधर देखो, बारिश हो रही है, उसका आनंद लीजिए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, गर्मी नहीं लग रही बस ये सोचिए, ठीक है। देखो इधर हम क्या कह रहे थे कि ये मास पूरी तरीके से सेंटर से r दूरी पे था, तो mv² बाई r का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, या m ओमेगा² r का लग रहा था, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये काम आता है क्योंकि हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना। अब हम समझा क्या रहे थे कि r यहां से यहां तक का फिक्स है, लेकिन जब पानी को इसमें भर दोगे और फिर घुमाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिक्विड के हर ड्रॉप की दूरी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होगी। भाई यहाँ लिक्विड है तो दूरी अलग होगी, यहाँ लिक्विड है दूरी अलग होगी, यहाँ होगा अलग होगी, यहाँ होगा अलग होगी। तो मतलब लिक्विड की दूरी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वेरिएबल है। डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल डिस्टेंसेस के लिए या वेरिएबल मासेस के लिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन देख करता है, ये बात पता है, ठीक है। अब यहीं से समझना क्योंकि अगले चैप्टर्स में अब यही कंसेप्ट काम आएगा बहुत ज्यादा। हमने क्या कहा अभी अभी कि इस मास लिक्विड की दूरी जो है वो r वेरिएबल है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इतनी सी जगह पे छोटा सा मास लेते हैं dm। पूरे लिक्विड का मास कितना है m, इतू से हिस्से का मास क्या है, इसे पॉइंट मास कह दिया। ये वही पॉइंट मास है जो धागा जो है हम लोग स्टोन लेते हैं, स्टोन इज अ पॉइंट मास जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक r होती थी। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x कह देते हैं और इसकी जो विड्थ है उसे dx कह देते हैं। नहीं समझ पाए, ये dx विड्थ है, ये x मास है, बोलो बात समझ आई। अब ये dm मास है कितना, पहले ये निकाल दो। इसको निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। पूरे की पूरी रॉड का मास क्या है m, पूरी की पूरी रॉड की लेंथ क्या है, तो अगर dx लेंथ है तो मास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू dx बाई l इक्वल टू dm, m इंटू dx डिवाइडेड बाई l इक्वल क्या हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी सोचो क्योंकि सेंटर ऑफ मास और आने वाले चैप्टर में यही काम आएगा कि इतनी सी जगह का मास निकालने के लिए आप लोग इधर देखो, ध्यान भैया, इतनी सी जगह का मास निकालने के लिए आप लोगों ने टोटल मास को लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया, एक टॉपिक की कीमत आ गई। अब मास पर यूनिट लेंथ को रिक्वायर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतनी जगह का क्या आ गया, मास आ गया। नहीं पढ़ने पड़ा, ये यूनिटरी मेथड लगा तो सोच रहा हूं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा m ओमेगा² r, ये होगा m ओमेगा² r। df फोर्स इसके लिए लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मास इतनी जगह का क्या है dm। एंगुलर वेलोसिटी अनुश्री, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये, चाहे वो, हर जगह क्या रहेगा, दूरी इस पॉइंट की यहाँ से दूरी क्या है x, तो dm ओमेगा² x। बोलो बात समझ आ गई। तो df इज इक्वल टू, dm की जगह क्या लिखोगे, m/l dx, m/l dx ओमेगा² x। df जो कांस्टेंट है हटा लो, अलग कर दो, मास कांस्टेंट है, ओमेगा² कांस्टेंट है, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। भाई x ही तो चेंज होगा, है ना, इंटीग्रेट मारो टोटल फोर्स आ जाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, चलो भैया बहुत उम्दा। युवराज भैया df का इंटीग्रेशन, वारे बाबा, हाँ चंदा हाँ हिमांग,
है केवल f, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर बाई एल, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, सही है। अब लिमिट लगा लेते हैं भाई, इधर देख लो सब बहुत उम्दे, बहुत तेज जा रहा तुम। जब x की वैल्यू थी 0 चड्डा, क्या थी x की वैल्यू, यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे है तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। x डिस्टेंस पे, मतलब सॉरी l डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, और पूरा, है ना। तो f माइनस 0 विल बी f m ओमेगा स्क्वायर बाई एल, एल x की जगह क्या लिखोगे, l स्क्वायर बाई 2, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो l कट गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया m ओमेगा स्क्वायर l बाई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया फॉर अ वेरिएबल डिस्टेंस, ठीक है। देखो ठीक, अगला सवाल सब लोग देखो इधर बेटा, क्या है बताएं। वन एंड ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज टाइड टू अ 1 kg स्फीयर एंड द अदर एंड इज सपोर्टेड फ्रॉम अ सीलिंग। अच्छा देखो, एक सीलिंग है, इससे जो है 50 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया गया है और इससे 1 किलो का यहाँ मास सस्पेंडेड है, ठीक बात है। आगे सुनो, द स्फीयर ऑसिलेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, और ये स्फीयर जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल पे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कोनिकल पेंडुलम जैसा हो गया कुछ, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, कम करो, अब ठीक है। आगे समझिए, द ऑसिलेशन इज, द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 20, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितना टाइम पीरियड होगा इस पेंडुलम का, मतलब हमको t निकालना है, t फॉर टाइम पीरियड और फिर t निकालना है t फॉर टेंशन। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालना है और क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है, ठीक है। या आप ऐसा समझो कि वो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना, कोनिकल पेंडुलम की चीजें थोड़ी बदल जाती है। या फिर आप ऐसा समझिए कि एक गोल चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही तो निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला बेसिक वाला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, डिस्टेंस कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी v, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता करना होगा, पहले तो ये बताओ क्या इसका वेक्टर डायग्राम बना पाओगे, कि हम बना के दिखाएंगे, क्या कर रहे हो भाई, बचपन में जा ही नहीं रहा। अब ध्यान दो, पहली बात तो ये मेन मकसद क्या होना चाहिए आपका, वेक्टर डायग्राम बनाना होना चाहिए। ये स्ट्रिंग है, सही, ये स्ट्रिंग का तनाव होगा टेंशन, सही है। ये मास 1 kg है, 1 किलो, सही है। इस सेमी वर्टिकल एंगल को हम थीटा कह देते हैं, तो ये थीटा हो गया, सही है। ये mg हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ठीक बात है। अब ये mg है तो ये क्या हो गया, mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, सही बात है।
और टेंशंस का वो तोड़ लो जरा। ये थीटा है तो और कौन थीटा होगा? ये थीटा होगा, सही है। ऑल्टरनेट ये टी है तो ये क्या हो गया, और इधर क्या लगेगा? टी साइन थीटा। वो बात समझ आई? सही है कि नहीं? ठीक है। अब हाँ भैया, डायग्राम तो हो गया, अपना काम हो गया है ना। अब हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ तक तो बहुत आसान था अपना काम। इक्वेशन क्या बनेगी? टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? mg। ठीक है, टी कॉस थीटा mg के बराबर हो गया। और बताओ, mv स्क्वायर बाई आर का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये घुमाव है ना। और ये घुमाव मतलब अंदर की तरफ लगने वाला कौन सा फोर्स? टी साइन थीटा। सही बोला। तो टी साइन थीटा की वजह से क्या मिला होगा? mv स्क्वायर बाई आर मिला होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या किया जाए? हाँ, यहाँ तक आपका काम हो गया, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। और आए अब तो कर लोगे कलाकारों। ये दो इक्वेशन मैंने बना दी है, दोनों को डिवाइड कर दो। फर्स्ट और ये क्या हो गई? सेकेंड। दोनों को डिवाइड करो तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर डी। अरे तो हम जानते ही थे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर डी। दिमाग में बिठा लो, हमेशा यही बन के आए कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखोगे, इसको हम A कह दें, इसको हम O कह दें, इसको हम B कह दें, तो बताओ tan थीटा क्या होगा? OB अपॉन OA। OB अपॉन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दो बात समझ आ रही? ठीक है। OB 30 सेंटीमीटर। हिमांग बाबू तो OA क्या होगा? दैट इज कितना आएगा बेटा? 40। सही कर रहे हो, 40 सेंटीमीटर। सही है। वी स्क्वायर कितने रेडियस से चक्कर लगाया जा रहा है? 30 के रेडियस से। तो 30 मतलब 0.3 यहाँ लिखना है ना। और जी कितना है अपना? 10। कितना है ये? 3/4 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 3। 9/4 इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हो। ये तो आ गया होगा समझ। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड कितनी है? v। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड कितनी है? तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना था? 0.3, और वेलोसिटी कितनी है? इससे टाइम आ जाएगा। और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको यहाँ रख दो तो टी की वैल्यू आ जाएगी। और साइन थीटा तो आप जानते हो ना कैसे निकलता है ट्रायंगल से। चलो अगला सवाल सुनिएगा बेटा, बातें ना करो। देखो क्वेश्चन क्या है। A vehicle is turning on a horizontal circular road of radius 10 meter with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। एक व्हीकल जो है 10 मीटर के रेडियस वाला टर्न लेती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, सही है। A spring suspended from the ceiling of the vehicle from which a block of mass 10 kg is suspended। वो जो व्हीकल है, ट्रेन, कार, जो भी कह लीजिए आप लोग, उसकी छत पे, भैया गुरु उधर देखो, चल नहीं रही। देखो, एक व्हीकल की छत पे
सीलिंग पे क्या लगा हुआ है, सस्पेंडेड अ स्प्रिंग, उसके ऊपर एक स्प्रिंग सस्पेंडेड है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द व्हीकल फ्रॉम विच अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड। अच्छा, मान लो कि ये सीलिंग है उस व्हीकल की, ठीक है, इससे जो है एक 10 किलो का मास सस्पेंडेड है। अब ये मास पूरा का पूरा एक ही तरफ कंसंट्रेटेड है ना, तो वेरिएबल डिस्टेंस तो है नहीं, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई रूल तो है नहीं यहाँ पे, है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच द स्प्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। अब सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी गाड़ी जब आगे की तरफ जाएगी v वेलोसिटी से, तो ये जो सस्पेंडेड स्प्रिंग है ये पीछे की तरफ आ जाएगी। तो जब ये पीछे आएगी ऐसे, तो बताइए कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना देगी। सही, हमें थीटा एंगल पता करना है वर्टिकल के साथ, ठीक है। और रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अच्छा पहले तो थीटा पता करना है, फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस होगा, उस स्प्रिंग बैलेंस का क्या लगाना है, रीडिंग निकालना है। स्प्रिंग बैलेंस क्या नापता है, वजन, टेंशन, है ना, तो तनाव नापना है। तीसरी बात पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। अरे जब वो आया होगा तो ऐसे आया होगा ना, नहीं समझे, अगर जो आया होगा मास पीछे की तरफ, वो ऐसे आया होगा ना, नहीं समझ पाए, तो हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये 10 किलो का है। तो पहले थीटा निकालो, फिर टेंशन निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, ठीक बात है। मेन चीज क्या है, कहानी चाहे जितनी बोल दे क्वेश्चन में, मेन चीज क्या है अभिषेक, इस डायग्राम में चाहे जितनी कहानी बोल दे, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। हाँ, वेक्टर डायग्राम बना देना, उसको फिर फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। चाहे जितनी कहानी बोले, आएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, है सीधा लगा, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन अपनी समझ के लिए हम आपको एफबीडी बना के दिखा देते हैं। देखो ये अपना ये ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा है, यहाँ पे मास 10 किलो, तनाव किधर है, तनाव किधर है, इधर है, ये भी थीटा है, तो ये क्या है, इधर कौन है, टी साइन थीटा से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, नीचे कौन है, mg है, तो टी कॉस थीटा mg, टी साइन थीटा से mv स्क्वायर बाई आर, दोनों को डिवाइड कराओगे तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, v स्क्वायर बाई आर जी। तो भाई tan थीटा वेलोसिटी हमको 10 का स्क्वायर है, r हमारे पास 10 है, g हमारे पास 10 है, ये करके कितना आ गया 1 है, थीटा इक्वल टू, अरे इसमें सबका जवाब आता है लास्ट में, थीटा इक्वल टू 45, धीमे धीमे रफ्तार बढ़ती है दिमाग की, 45, ठीक है, बहुत बढ़िया, थीटा इक्वल टू 45। अब तनाव निकालना है, अब तनाव के लिए हमको वही इक्वेशन चाहिए, है ना, तो टी साइन थीटा की वजह से क्या मिला था, mv स्क्वायर अपॉन, तो तनाव निकालना है, साइन 45 है, मास 10 है, वेलोसिटी 10 है, r 10, साइन 45 1/√2 है, 10 है, t आ गया 10 2 न्यूटन। वो बात समझ आई, हाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 100 होगा, टेंशन आ गया, और इसी टेंशन की वजह से जो है बेटा, अभी हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन भी निकालना है ना। एक्सीलरेशन निकालने की टेंशन तो आ ही गया ना मेरे पास, ठीक है, क्या लगाओगे, 20 तो वैसे ही निकल रहा है, एक्सीलरेशन तो 20 का प्रयास है, ठीक।